नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्र, आज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें सिखाऊंगा और शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिए। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, बहुत अच्छे से आपको मज़ा आएगा। देखिए, आज हम जो आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक ऊपर लिखा ही है कि रिलेशन इन फंक्शन। और ये स्टूडेंट, ये क्लास जो है 12th का जो है हम टॉपिक लेकर आपके सामने आए हुए हैं और उसी से रिलेटेड हम जो है कुछ बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें हम और भी बता देते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें और दोस्तों में से अवश्य भेजें। एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जैसे कि हम कोई भी, जैसे मान लीजिए वीडियो बनाते हैं तो उसका सबसे पहले लिंक आपके पास ही पहुंचेगा अगर सब्सक्राइब किए रहोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब रिलेशन से नहीं, थोड़ा सा और पीछे से बात करेंगे ताकि आपके माइंड में सब कुछ आ जाए। कुल मिला के एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। नंबर के बारे में ये बता देते हैं कि सबसे पहला नंबर आता है आपका, देखिए हमारी बात समझो, ठीक है। नंबर के बारे में पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, ठीक है भैया। तो प्राकृत संख्या होता क्या है? तो आप सीधा सीधा बोलोगे ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज, ठीक है, नेचुरल नंबर। क्या बोलोगे? ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर एक से शुरू होता बेटा। कहाँ शुरू होता? एक से। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ये लिख दोगे। मतलब 1 से कोई नंबर स्टार्ट होती है प्लस में ही, बड़ा होते 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 चली जाती है इन्फानाइट तक, ठीक है। तो वो सभी नंबर आप क्या कह सकते हो कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सबसे पहले जो है खोजा गया था। इसके बाद देखिए एक नंबर और आया, होल नंबर आया। कौन सा नंबर आया? होल नंबर। अब बेटा होल नंबर के बारे में थोड़ा समझते हैं। होल नंबर में कुछ नहीं करते, जो नेचुरल नंबर होता है वही होल नंबर होता है, बस एक्स्ट्रा एक जीरो इसमें और लग जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो ज़मीन मतलब खोजा गया वो होल नंबर आ गया। अब होल नंबर में देखिए क्या है, सारे नेचुरल नंबर तो रहेंगे ही होल नंबर में, केवल जीरो एक्स्ट्रा इसमें बढ़ जाता है। तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 6 डॉट 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 ये हो गया। और होल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है। इसके बाद देखिए नंबर कौन से आते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर आता है, कौन सा? ध्यान दीजिएगा, इंटीजर आता है। इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर। अब यहाँ पर इंटीजर नंबर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्णांक संख्या के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। पूर्णांक संख्या तो यही होता है, जो होल नंबर देखे हो तो यही होता है, बस एक्स्ट्रा कुछ एमा और हो जाता है, उसको हम बता देते हैं। जैसे 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, फिर डॉट डॉट चला जाएगा। इसी प्रकार से जैसे 0 के बाद प्लस में चला गया, उसी तरह 0 से एक बाद माइनस में भी चलाएगा। 2 आ गया, माइनस का 3 आ गया, ठीक है, डॉट 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 डॉट। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया इंटीजर नंबर हो गया। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो देखिए हमारे पास में नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर नंबर भी है, ठीक है। ये नंबर हमारे पास आ गया। इसके बाद आते हैं 4 नंबर पे, तो हम जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर सबसे आसान नंबर ये है, ठीक है। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब प्रिय छात्र, परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा जानो। जिस नंबर को p/q के फॉर्म में लिख दो, अर्थात और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो परिमेय संख्या होता है। और इसी को एक अच्छे तरीके से भी हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए p कोई संख्या है, q भी कोई संख्या है, संख्या वैसे भी है, ठीक है। अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दो और वो पूर्णतः कट जाए, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा है यहाँ पर 4 लिखा है और बटे में 2 लिखा है। अब इसको काटो तो 2 2 जा 4 कट गया ना, तो ये टर्मिनेट हो गया। कट जाने का मतलब टर्मिनेट। तो अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दो और वो टर्मिनेट हो जाए, क्या हो जाए? टर्मिनेट। तो अगर वो टर्मिनेट हो गया प्रिय छात्र, तो वो क्या होगा? वो रेशनल नंबर होगा, अर्थात कट जाता है
तो रेशनल नंबर हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 5 लिखा है और अपान में 3 लिखा है। अब की बार भाग करो, अगर हम भाग करते हैं इसको 3 से 5 को, ठीक है, तो देखिए 3 1 जा 3, कितना बचेगा 2 बच गया, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 हो गया, ठीक है, और 3 6 जा 18 है, फिर यहाँ 2 बच गया, फिर पॉइंट तो ही है तो फिर लगा लो यहाँ पर, फिर 3 6 जा 18, ठीक है, फिर 2 बच गया, फिर मतलब इसी तरह 6 6 6 ये चलता जाएगा। तो ये देखिए आपकी कटा नहीं, लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। एक संख्या या 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या, कितनी भी संख्या हो, लेकिन बार बार संख्याएं क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 और ऊपर ये बार लगा दिया। तो जो बाहर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी भैया हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर में ही आते हैं। तो मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन रिपीट तो हो रहा है। ये रिपीटिंग नंबर है, क्या है ये, रिपीटिंग नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेट बट रिपीट ना, ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, तुम क्या बोलेंगे, दिस नंबर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेट हो रहे हो कोई बात नहीं, नहीं टर्मिनेट हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपीट तो हो रहे हैं, तो वो नंबर हमारे क्या होते हैं, वो नंबर भी हमारे रेशनल नंबर में ही जाते हैं। इसके बाद आता है 5वां नंबर, इरेशनल नंबर। क्या आता है, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के बारे में समझिए कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करो तो ना तो वो टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही वो रिपीट हो रहा हो। तो ऐसे नंबर, किसी नंबर को किसी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो ना तो वो कट रहा हो और ना ही वो रिपीट हो रहा हो, तो ऐसा नंबर जो होता है वो इरेशनल में चला जाता है। किस में जाता है, इरेशनल में। कुछ नंबर ऐसे हैं, और एक तरीका और भी है, जैसे किसी नंबर का कोई, जैसे मान लीजिए 2 है, इसका रूट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, निकालोगे तो पॉइंट में आएगा। तो जिसका रूट अगर पॉइंट में आ जाए वो भी इरेशनल नंबर में ही आप उसको लिखोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें पाई की, तो पाई इरेशनल नंबर होता है, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 होता है और ये रेशनल नंबर माना जाता है, ठीक है प्रिय छात्र। तो इस चीज़ को भी विशेष रूप से ध्यान देना। और अब यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, देखिए नंबर के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे सेट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सेट होता क्या है पहले समझिएगा। सेट इज वेल डिफाइंड, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है, वो कलेक्शन जो होता है वो आपका सेट होता है। जैसे यहाँ पर हम बोल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्या, पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसको समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं तो यही कहूँगा भाई 1 2 3 4 5 ये होगा। तो ये देखिए हमारे हिसाब से कलेक्शन ये है 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने कलेक्शन बना दिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई चलिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बताओ क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, आप भी तो यही बताओगे 1 2 3 4 5। अगले से किसी से पूछा जाए वो क्या बताएगा, वो भी यही बताएगा कि हाँ सर 1 2 3 4 5 ही होगा। इसका मतलब सभी का आंसर क्या हो गया, सेम आ गया। और देखिए एक से ज़्यादा नंबर है इसलिए कलेक्शन भी है, नंबरों का कलेक्शन है। तो ये कलेक्शन क्या हुआ बताइए, कलेक्शन 1 2 3 4 5 कलेक्शन तो हो गया। अब यहाँ पर चेक करना है कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, अगर सभी का जवाब सेम हो, जैसे कह रहा है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर चलिए लिखिए, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5,
हम भी यही बोल रहे हैं, अगला भी यही बोलेगा, तो सभी का आंसर क्या हो गया, सेम आ गया। तो अगर सेम सभी का आंसर आ जाए तो वो कलेक्शन आपका सेट हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया, नहीं हो गया? सेट का मतलब करली ब्रैकेट में आप लिख देंगे उस कलेक्शन को, ठीक है, सेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और सेट को कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं, ए बी सी डी, मतलब किसी से भी लिख सकते हो। ये बात आपने प्रीवियस ईयर में आपने पढ़ा भी है, ठीक है। लेकिन अभी इसी की जगह पे अगर कहा जाए द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि सबसे जो है खतरनाक जानवर जो है क्या है, शेर है। आपसे पूछा जाए आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर जी चीता है। कोई चीज़ पूछा जाए तो सबका उत्तर क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग हो रहा है। तो द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट या बोल दिया जाए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये कलेक्शन जो होगा वो सेट नहीं है, ठीक है। अगर सबका आंसर सेम आता तो उसका वो जो है सेम हो जाता, क्लियर नहीं, मतलब सेट हो जाता हुआ, अगर सभी का आंसर सेम होता तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिए, एक तरीका है अच्छे से तैयार करने के लिए। इसके बाद प्रिय छात्र देखिए अगला नंबर यहाँ पर क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगला नंबर कलेक्शन के बारे में समझ में आ गया है। तो अगर कोई सेट है, ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा सा हम समझते हैं कि जैसे हमारे पास में ए एंड बी टू नॉन इम्पटी सेट, अगर हमारे पास में दो नॉन इम्पटी सेट है, नॉन इम्पटी का मतलब जैसे ए बराबर लिखा है 1, 2, 3 लिखा है और बी बराबर लिखा है, क्या लिखा है 2, 3, 4, तो ये नॉन इम्पटी सेट है। नॉन इम्पटी सेट का मतलब सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। मैंने मान लिया दो ऐसे लेट कंसीडर कर लिया, ठीक है। फिर आगे यहां पर समझिएगा क्या लिखा है, देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी, अगर इस टाइप का बन जाए सच दैट जो ए है पहला वाला है वो किससे लिया जाए, पहले वाले सेट से लिया जाए, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से ली जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अर्थात हमारे पास में जैसे हमारे पास एक सेट ए है एक सेट बी है, और अगर इसका हम क्या बना दें, ऑर्डर्ड पेयर, चलिए बनाइए, और इसको किससे दिखाते हैं, देखो एक चीज़ और, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, विद सेट ए, क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी एंड इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पर प्रिय छात्र देखिए क्या है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसे ए क्रॉस बी से लिखते हैं, ए क्रॉस बी लिख दिया हमने। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है, देखो 1, 2, 3 है, और बी की वैल्यू देखो क्या है 2, 3, 4 है कि नहीं है। अब प्रिय छात्र चलिए इतना तो लिख दिया, अब चलिए इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं। कितना ऑर्डर पेयर, तो देखिए कैसे बनेगा, 1 का पहले 2 के साथ तो 1, 2 हो गया, 1 का 3 के साथ क्या हो जाएगा 1, 3 हो गया, 1 का 4 के साथ 1, 4 हो गया, ठीक है। तो देखिए 1 को 2 के साथ लिखना होता है, 1 को 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाना होता है, 1 को 4 के साथ, इसी प्रकार से 2 से करेंगे। अब 2 को पहले वाले के साथ करेंगे तो 2, 2 के साथ ऑर्डर पेयर बना, 2 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर बना सेकंड वाले के साथ, और 2 का 4 के साथ बना लिया, ठीक है। किसके साथ है ये, 4 के साथ बन गया। इसी प्रकार से 3 के साथ बना लीजिए, तो 3 का 2 के साथ बनाओगे ऑर्डर पेयर पहले, फिर 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 3 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर। तो देखिए ऑर्डर पेयर इस तरीके से आपने बना लिया, और ये वैल्यू किसकी निकली, ए क्रॉस बी की निकली। तो प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा था कि अगर ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट हों तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर देखिए ये सभी ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है, ये जो जितना देख रहे हो ये सभी ऑर्डर पेयर हैं, और इनका अगर सेट बना दिया हमने, क्या बना दिया, ऑर्डर पेयरों का सेट बना दिया, सेट में कर दिया, तो ये ऑर्डर पेयर क्या कहलाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएंगे। मतलब दो सेटों का अगर ऑर्डर, मतलब दो सेटों से क्या बना लिया जाए, ऑर्डर पेयर बना लिया जाए, और वो ऑर्डर पेयर को अगर हम सेट के फॉर्म में प्रिय छात्र लिख देते हैं तो वो जो सेट हमको प्राप्त होता है वही सेट हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये भी आप जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा हम अपने लय में आते हैं और जो टॉपिक है उस टॉपिक पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो खोज हुई है, ठीक है, वो किसकी हुई है, सेट की खोज हुई है। किसकी खोज हुई है भाई, सेट की खोज हुई। फिर किसकी खोज हुई, फिर ठीक है, जब सेट हमें प्राप्त हो गया तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको मिला। बगैर सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट पाना नामुमकिन, ठीक है,
तो यहाँ पर आया कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो खोज हुई है प्रिय छात्र, किसकी हुई है बताओ? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में खोज हुई है रिलेशन की। किसकी हुई है? रिलेशन की। और रिलेशन के बाद किसकी खोज हुई है? फंक्शन की खोज हुई है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देनी होती है। तो सबसे पहले हम किस पे बात कर लेते हैं? इसी जगह से हम बात कर लेते हैं कि सेट। सपोज करो हमारे पास में एक सेट है ए है और इसके एलिमेंट है 1 2 3 है। क्या है? 1 2 3 है। ठीक, इसमें है। तो सेट जब हमारे पास है तभी हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ए क्रॉस ए, अगर सेट है तभी तो निकलेगा, वरना निकलता ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट से सेट में ही एक ही सेट है, तो ए क्रॉस ए, अगर दो सेट होते हैं तो ए क्रॉस बी हो जा सकता था यहाँ पर। तुम चलो यही लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3, और फिर से यहाँ पर क्रॉस लगा, फिर ए आ गया, तो यहाँ लिखोगे 1 2 3 लिख दिया आपने। अब क्या करोगे इसमें? चलिए जो है इसका जो है ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो 1 का 1 के साथ तो 1 कामा 1 हो गया, 1 का 2 के साथ तो 1 कामा 2 हो गया, 1 का 3 के साथ तो 1 कामा 3 हो गया। इसी प्रकार से 2 को जब करेंगे तो 2 कामा 1 हो गया, 2 कामा 2 हो गया और 2 कामा 3 हो जाएगा। इसी तरह 3 के साथ करेंगे तो 3 कामा 1 हो जाएगा, 3 कामा 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 कामा 3 हो गया कि नहीं। तो ये देखिए हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में कार्टेशियन हमने क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट। ठीक, इतना आसान है। पहले हमारे पास सेट था, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब ये इसके देखिए, अब यहाँ पर समझिएगा प्रिय छात्र, अब इसके बाद में देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में अगर मैं इसके एलिमेंटों से, इस ए क्रॉस ए देख रहे जो देख रहे हो, इसके एलिमेंटों से अगर कोई भी अगर सेट बनता है, कुछ भी बनता है इसके एलिमेंटों से, तो भैया उसी को हम रिलेशन कहेंगे, बाकी को रिलेशन नहीं कहेंगे। बात समझिएगा। जैसे हमारे पास में लिखा है एक रिलेशन, हमने इसे बना लिया और उस रिलेशन में लिखा एलिमेंट कौन, 1 कामा 2 लिखा और उसमें लिखा 2 कामा 3 लिखा और लिखा इसमें क्या कहते हैं 3 कामा 2 लिख दिया, ऐसे कुछ ऐसे लिख दिया। अब देख रहा हूं क्या कह रहा है कि ये जो है क्या वो सेट ए के साथ में रिलेशन बनाएगा। कहा जाए कि भाई देखिए क्या ये रिलेशन है, कि किताब ने कहा कि सर ये रिलेशन है सेट ए के साथ, क्या ये सत्य है, क्या रिलेशन बना सकता है? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, एक का अगर ए के साथ ये रिलेशन बनाता है तो एक के कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसके एलिमेंट होने चाहिए तभी बनाएगा, वरना ये जो है रिलेशन ए के साथ नहीं बनाएगा। आर जो है R1 लिख देता हूँ इसको, R1 जो है वो ए के साथ रिलेशन बनाएगा। कब बनाएगा? जब R1 के सारे एलिमेंट किस में पाए जाएं, ए क्रॉस ए में पाए जाएं। जैसे 1 कामा 2 है तो देखो ए क्रॉस में ए में 1 कामा 2 है, बिल्कुल है। यहाँ पर 2 कामा 3 है, क्या इसमें 2 कामा 3 है? बिल्कुल है। इसमें 3 कामा 2 है, क्या इसमें 3 कामा 2 है? बिल्कुल है। अर्थात R1 के सारे एलिमेंट किस में है? ए क्रॉस ए में है कि नहीं है? अगर R1 के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए में है तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 जो है R1 देखिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्या कहोगे R1 इज आ रिलेशन। R1 क्या है? एक रिलेशन है ऑन सेट ए पर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और एक चीज मैं आपको बता दूं, समझिएगा। इसी प्रकार से R2 को देख एक रिलेशन और ले लेता हूं। जैसे लिखा गया 1 कामा 1 और लिखा है 1 कामा 2 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 2 कामा 1 लिखा है, 3 कामा 2 लिखा है। ठीक, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अब ये एक रिलेशन है। तो क्या अब ये कहता R2 कहता मैं भी जो है ए के साथ रिलेशन में हूँ। तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। तो ए कहेगा हाँ ठीक है रिलेशन में होंगे हमारे, लेकिन आपके सारे एलिमेंट हमारे ए क्रॉस ए में हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो चलो चेक करें। तो R2 कब में देखिए 1 कामा 1 है, तो ए क्रॉस ए में जो है 1 कामा 1 है, बिल्कुल है। 1 कामा 2 इसमें भी है, 2 कामा 1 इसमें भी है, 3 कामा 2 ये यहाँ पर भी है। तो मतलब R2 के सारे एलिमेंट किस में है? ए क्रॉस ए में है।
तो इसीलिए R2 क्या होगा, वो सबसेट हो जाएगा A क्रॉस A के। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अगर सबसेट हो गया तो R2 भी हमारा क्या होगा, R2 इज अ रिलेशन ऑन किस पर बताओ, ऑन सेट A, ऑन सेट A, सेट A पर रिलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब रही बात, चलिए ठीक कोई बात नहीं है, हमने रिलेशन देख लिया। अभी मैं एक कड़ी जा रहा हूं, अभी इसकी कई कड़ी हम आप पहुंचेंगे। अगर ये रिलेशन है तो रिलेशन से ही फंक्शन बनता है। रिलेशन से ही क्या बनता है, फंक्शन। अगर रिलेशन में देखिए ये फर्स्ट कंपोनेंट है और ये सेकंड कंपोनेंट है, फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट है सेकंड है, रिलेशन में ही ये देखिए, आप इसको फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हो, इसको सेकंड बोलते हो। रिलेशन के जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो हमारे डोमेन में गिने जाते हैं। किस में आते हैं, डोमेन में आते हैं। और जो रिलेशन का सेकंड कंपोनेंट होता है भैया वो रेंज होता है। क्या होता है, वो रेंज होता है। इसमें अगर कोई कहे डोमेन, चलिए बताइए क्या होगा, तो क्या बताओगे, 1, तो यहाँ भी 1 है तो 1 हो गया, 2 3, 1 2 3, क्योंकि एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 1 2 3 नहीं लिखोगे, 1 2 3 लिखोगे। ठीक है। रेंज की बात करें तो क्या बोलोगे, 1 2 फिर 1 आया फिर 2 आया, तो मतलब 1 2 खेल। क्लियर हो गया नहीं हो गया? मतलब एक अक्षर को एक से एक मतलब अक्षर या एक लेटर या क्या कहते हैं, एक डिजिट एक से ज़्यादा बार आप नहीं लिखोगे। ठीक है, सेट में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रिलेशन आपके माइंड में आ चुका है। अब आते हैं फंक्शन के बारे में। अगर किसी भी रिलेशन के ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, जैसे फर्स्ट एलिमेंट ये हैं, अगर वो सेम ना हो तो उस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे देखिए इसका पहला फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो तीनों के फर्स्ट कंपोनेंट क्या हुए, अलग अलग है। तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 और 2 3 और ये 3 2, इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। और लेकिन अगर दूसरे वाले रिलेशन को देखें, क्या ये भी फंक्शन हो सकता है? तो देखिए इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो गया नहीं हो गया? अगर किसी भी रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो जाए, क्या हो जाए, फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो जाए, तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक जो है फंक्शन वो रिलेशन होता है, लेकिन प्रत्येक रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अर्थात प्रत्येक रिलेशन जो है उसे हम क्या कह सकते हैं, बोलो, प्रत्येक रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते, लेकिन प्रत्येक फंक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे हम रिलेशन कह सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में है नहीं, जो विशेष प्रकार का फंक्शन होता है वो फंक्शन हमारा बाइनरी ऑपरेशन में चला जाता है। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हमने उसको नहीं लिखा है। तो आपके समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके माइंड में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो है रिलेशन से ही फंक्शन बनता है। बस केवल क्या देखना होता है कि जो रिलेशन है उसका फर्स्ट कंपोनेंट कभी भी आपस में सेम नहीं होने चाहिए। अगर फर्स्ट कंपोनेंट रिलेशन के सेम हो गए तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। देखिए भाई, अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन में जैसे हमारी बात समझो, जैसे हमने अभी बताया आपको बताया कि जैसे हमारे पास एक सेट है ए है, उसमें है 1 2 3, ये हमारे पास में एलिमेंट हैं। क्या है, 1 2 3 एज ए एलिमेंट है। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालता हूँ प्रिय छात्र, तो क्या आएगा, 1 2 3, और यहाँ पर भी 1 2 3, यह ही नहीं है। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या बनेगा भाई, यहाँ पर बनेगा 1 1 1 2 1 3, ये बनेगा ना। फिर 2 के साथ करेंगे तो 2 1, फिर 2 के साथ 2 2, फिर 2 3। इसी प्रकार से 3 के साथ करेंगे तो 3 1, 3 2, फिर 3 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब प्रिय छात्र देखिए, एक रिलेशन है, देखिए ये जो देख रहे हो ये आपका रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, आप एक रिलेशन हम बनाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, x, y, ठीक है, सच दैट x + y, ध्यान दीजिएगा, = 10। और यहाँ पर क्या लिख दिया हूँ मैं, यहाँ लिखा हूँ x और y, वो दोनों बिलोंग करते हैं किससे, सेट ए से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब ध्यान दीजिएगा,
अगर यहाँ से मैं जैसे मान लीजिए ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है दोनों x y है मान लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए काटे ये है ना, ऑर्डर पेयर ही तो है एक प्रकार का, तो पहला वाला x दूसरा वाला y, तो इसमें x की जगह पे 1 है, y की जगह भी 1 है। तो अगर दोनों को जोड़ूं तो क्या 10 आता है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है बताओ जल्दी से, नहीं आ रहा है ना। इसमें अगर इन दोनों को जोड़ करके जोड़ता हूं तो क्या 10 आएगा? नहीं आएगा। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या 10 आएगा? नहीं आएगा। इसी प्रकार से 3 को जोड़ेंगे 10 आएगा? नहीं आएगा। तो इस पूरे को देखा हमने, पूरे को, ये पूरा अगर इसमें हम चेक किए तो कहीं पर भी जो है क्या नाम की दोनों मतलब फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट दोनों को जोड़ने पर 10 नहीं आ रहा है किसी में भी। तो मतलब हमारे पास में एक जो है ये जो है क्या हो गया, ये जो रिलेशन दिख रहा है इस रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आया, ठीक है स्टूडेंट। मतलब ये क्या है? ये इम्पटी है। ये रिलेशन कैसा है? इम्पटी दिख रहा है, इसमें कोई आया ही नहीं, ठीक है, इस सेट में। तो सेट क्या हो गया? इम्पटी हो गया। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ना पाए जाए। तो लेकिन एक चीज़ आपको पहले पता है कि जो इम्पटी रिलेशन होता है वो भी क्या होता है? इम्पटी रिलेशन जो होता है जैसे R1 है वो भी सबसेट होगा A क्रॉस A के। क्यों होता है ना कि इम्पटी रिलेशन भी क्या होता है? सबसेट होता है प्रत्येक जो है चीज़ के, मतलब प्रत्येक सेट पर। इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, प्रत्येक सेट पर जो है सबसेट होता है। तो अगर ये देखिए इम्पटी सेट है तो ये क्या होगा? इस पे जो है इसका सबसेट तो होगा ही है। और ये वैल्यू यहाँ किसके बराबर है? बोलो 5 के। तो ये 5 के बराबर है तो 5 जो है क्या हो जाएगा? ऐसे होगा कि नहीं? 5 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो कहीं पर भी देखिए तो इस प्रकार का जो रिलेशन होता है भैया, इस प्रकार के रिलेशन को बोलते हैं वाइड रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड रिलेशन या इम्पटी रिलेशन भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इम्पटी रिलेशन। क्लियर हो गया नहीं हो गया? वाइड रिलेशन या इम्पटी रिलेशन अर्थात ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर ना पाए जाए। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर ना पाए जाए वो रिलेशन आपका वाइड रिलेशन या इम्पटी रिलेशन कहलाता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब एक रिलेशन और देखिए हमारे पास में, इसको मैं मिटा देता हूँ या पढ़ रहने दे, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर मिटा दे तो थोड़ा जगह बन जाए, ठीक है, ताकि अच्छे से आपके माइंड में आ जाए। तो वाइड रिलेशन तो आपके माइंड में आ गया होगा कि वाइड रिलेशन होता क्या है। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना पाए जाए, ठीक है, कोई भी एलिमेंट का मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर ना पाए जाए, उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं वाइड रिलेशन या इम्पटी रिलेशन। क्लियर? अब इसके बाद प्रिय छात्र, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिलेशन है, रिलेशन R, इसको 2 लिख देता हूँ, R2, ठीक है। तो इस रिलेशन में क्या है? जैसे मान लीजिए 1,1 है, 1,2 है, 1,3 है, 2,1 है, 2,2 है, 2,3 है, और फिर उसके बाद 3,1 है, 3,2 है, 3,3 है, ठीक। एक रिलेशन है जिसमें इतने एलिमेंट हैं। अब स्टूडेंट चेक करो कि क्या इसके सभी एलिमेंट क्या इसमें पाए जाते हैं A क्रॉस A में। तो ये कहता है, ये वाला रिलेशन कहता है मैं A के साथ में क्या बनाता हूँ? रिलेशन बनाता हूँ। तो चलिए देखिए कैसा रिलेशन बनाता है भाई। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर ऑर्डर पेयर हैं। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 ऑर्डर पेयर है। अरे ये तो दोनों सेम ही ऑर्डर पेयर हैं। इसका मतलब ये किसके बराबर है? A क्रॉस A के बराबर हो गया। तो कभी भी प्रिय छात्र अगर A क्रॉस A के बराबर हो गया तो इसके सारे एलिमेंट किस में बताओ? A क्रॉस A में है कि नहीं है? तो R2 के सारे एलिमेंट जो है A क्रॉस A में है, पूरे के पूरे एलिमेंट हैं A क्रॉस A में, है कि नहीं? तो अगर R2 के एलिमेंट किस में है? A क्रॉस A में है, तो R2 पहली बात तो रिलेशन है ही है। किस पर रिलेशन है? A पर रिलेशन है, A का रिलेशन है ना। R2 किसका रिलेशन है? A का रिलेशन है। अब लेकिन जब इसके सभी R2 के सभी जो है A क्रॉस A में पाए गए तो यहाँ पर भाई ये तो देखिए R2 जो है वो किसके बराबर है? A क्रॉस A के बराबर है। तो यहाँ पर R2 की जगह में A क्रॉस A नहीं लिख सकते क्या? सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो मतलब पूरा अवयव, रिलेशन का पूरा अवयव किसमें है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो ऐसे रिलेशन को स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ हमारे पास जो रिलेशन है उसके प्रत्येक एलिमेंट,
ठीक है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, तो ऐसे रिलेशन को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो आपको यूनिवर्सल रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई रिलेशन आपके पास में है उसमें, ठीक है, का जैसे मान लीजिए कि वो रिलेशन कह रहा है कि हम ए के साथ में, ए के साथ हमारा रिलेशन है, तो ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका एलिमेंट और रिलेशन का एलिमेंट दोनों बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पर हम बताया नहीं कि R2 जो रिलेशन था वो किसके बराबर हो गया, ए क्रॉस ए के बराबर हो गया। तो मतलब कि इसके सभी एलिमेंट इसमें पाए गए। तो अगर इसके सभी एलिमेंट इसमें पाए जाएं तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अभी हम सारे डेफिनेशन भी आपको लिखवा देंगे, आपको दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक चलेगा, ठीक है, उस पर हम आइए बात करते हैं। और अब आइए जो है नेक्स्ट हम जो है टॉपिक पे अपने चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तो हम स्टूडेंट किसको लेंगे, हमारे पास में एक आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, देखिए प्रिय छात्र, जो है आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पहले आप समझ लीजिए कि क्या होता है। अगर मान लीजिए, देखिए हमारी बात समझो, पहले खूब अच्छे समझ लो, पहले अच्छे से देखिए, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा हो। ठीक है, अ रिलेशन आई ए ऑन सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। माने अगर जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई सेट ए है, तो इस सेट में है 3 एलिमेंट। ठीक, अब इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट आपको अगर बताना है तो प्रिय छात्र आपको कुछ नहीं करना है, आप आई लिखोगे, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को हम आई से लिखते हैं। अगर ए सेट ए है तो यहाँ ए लिखा जाएगा, और सेट का नाम अगर बी होता तो यहाँ पर बी लिख देते। अब जैसे इस सेट का नाम ए है तो आप ए लिख दीजिए। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अगर सेट का नाम बी होता तो यहाँ पर हम क्या लिख देते, बी लिख देते। ठीक है, अब इसके बाद प्रिय छात्र देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए क्या बनाएंगे। ठीक है, आप देखिए फिर क्या लिखा है, इफ हो, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन होगा कब, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होगा, अर्थात 1 है तो 1 से रिलेटेड होगा, 2 है तो 2 से रिलेटेड होगा, 3 है तो 3 से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये बना हुआ है ये रिलेशन, ये स्टूडेंट कैसा रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसी पे देखिए प्रिय छात्र, जैसे लिखा ए बराबर लिखा है 1 2 3 4 लिखा है। अब स्टूडेंट क्या होगा, अगर अब भी बराबर लिख रहा हूँ जैसे इसको, तो अब आपको आइडेंटिटी रिलेशन बताना है इस सेट पी पर, तो क्या लिखोगे, आई बी लिखोगे। ठीक है, और अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, 1 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा, 3 3 से रिलेटेड होगा, 4 4 से रिलेटेड होगा। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो रिलेशन बना है ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया स्टूडेंट, किस पर, सेट किस पर हो गया बताओ, सेट बी पर हो गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन में भी कहा गया है आइडेंटिटी रिलेशन लेट ए बी अ सेट, और सेट ध्यान रखना कि नॉन एम्प्टी सेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बात समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नॉन एम्प्टी रहेगा तो बनाने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो लेट ए बी अ सेट देन रिलेशन आई ए। ठीक है, क्या लिखा है, ए कामा ए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल ए ऑन सेट ऑन ए इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। तो मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास में ये सेट ए है और ए में कौन सा एलिमेंट है, ए है मान लीजिए, तो ए का रिलेशन देखो ए के साथ हो गया। इसी तरह अगर इसमें बी होता तो बी का रिलेशन बी के साथ होता है। प्रिय छात्र, अब इसी प्रकार से आपके माइंड में आ गया होगा कि कोई भी रिलेशन बाइनरी, मतलब क्या नाम की आइडेंटिटी रिलेशन तब होता है, समझ लीजिएगा, कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी तब होता है जब उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के एलिमेंट से रिलेटेड हो जाता है। जैसे हमने बताया कि यहाँ 1 2 3 लिखा है, अगर 1 का रिलेशन 1 के साथ हो जाए, 2 का रिलेशन 2 के साथ हो जाए, 3 का रिलेशन 3 के साथ हो जाए, तो ऐसा जो रिलेशन होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें 1 2 3 है तो तीनों के यहाँ ऑर्डर पेयर बनने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं कि एक इसमें से कोई हटा दें, तो कहोगे सर 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है और 3 अपना लिखो,
तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, फिर आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं रह जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 हैं, तो चारों एलिमेंट आपस में रिलेटेड होने चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया ना? ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितने हैं उतने ही रहेगा, तब तो आइडेंटिटी रहेगा। और अगर ये कम ज़्यादा हो गया तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा वो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किस पर? हम बात करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो आर रिलेशन आर, ठीक है, ऑन सेट ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। क्लियर? तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पर समझिएगा क्या लिखा है, आर रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर रिलेशन लिख दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखिए इट्स सेल्फ कहोगे सर दोनों एक ही तरह दिख रहा है, बिल्कुल एक तरह दिख रहा है, लेकिन इसमें ओनली लिखा है। ओनली का मतलब जैसे 1 है तो 1 से होगा, 2 है तो 2 के साथ होगा, 3 है तो 3 के साथ होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ओनली का मतलब ये हुआ। और रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? रिफ्लेक्सिव में इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूँ तो आपके समझ में अच्छे से आने लगेगा, या रहने देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमारे पास में कोई रिलेशन है, देखिए हमारे पास एक सेट है। पहली बात तो हम एक काम करते हैं, सेट ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं आइडेंटिटी तो समझ में आ गया है, आइडेंटिटी को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, वैसे भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो है रिफ्लेक्सिव पे पहुँचते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए समझिएगा रिलेशन के बारे में, रिलेशन के बारे में समझो पहले। देखिए मैंने आपको बताया कि मान लीजिए सपोज करो कि एक सेट हमारे पास ए बराबर है 1 2 3 है। ठीक, ये हमारे पास सेट है। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालता हूँ तो हो जाएगा, कितना होगा? ए की वैल्यू कितना होगा यहाँ पर? 1 2 3, और यहाँ क्रॉस साइन लगाए फिर ए आ गया, तो यहाँ भी 1 2 3 हो गया। अब इसका चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए तो क्या आएगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 को 1 के साथ करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो 1, 1 हो जाएगा। 1 को 2 के साथ करेंगे तो 1, 2 हो जाएगा। 1 को इस 3 के साथ में करेंगे तो 1, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब 2 से करिए इसमें, तो 2 को पहले 1 में करेंगे 2 तो 2, 1 हो जाएगा। 2 को 2 के साथ लेंगे तो 2, 2 हो जाएगा, और यहाँ 2, 3 हो गया। अब 3 को लीजिए इसके, तो 3, 1 हो गया, 3, 2 हो जाएगा, और 3, 3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद। अभी आगे जगह होता तो नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे सीधे आप लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर प्रिय छात्र देखिए, जैसे क्या है, जैसे देखिए इससे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया ही नहीं बन गया। अब कोई रिलेशन अगर इस, देखिए कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए एक रिलेशन हमने यहाँ लिखा। अब देखिए जैसे हमने लिख दिया 1, 1, 2, 2 और 3, 3, ये रिलेशन हमने लिख दिया। तो भाई सीधा सीधा ये बता रहा है कि ये कैसा रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन आपको दिख रहा है। लेकिन जब आइडेंटिटी रिलेशन होगा तो आप देख लीजिए, आइडेंटिटी रिलेशन है किससे निकाल रहे हो? और आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए से, तो यहाँ IA लिखना पड़ेगा, इससे डिनोट करोगे। देखिए प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, और इसके सभी एलिमेंट, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि सर इसका ये जो इसके साथ रिलेशन अगर बना रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन किसके साथ बना रहा है? सेट ए के साथ बना रहा है, तो इसके सभी एलिमेंट, इसके जो है क्रॉस जो प्रोडक्ट है इसमें होने चाहिए। तो बिल्कुल है, देखिए 1, 1 भी है, 2, 2 भी है इसमें, देख लीजिए, और 3, 3 भी इसमें है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि IA के सारे एलिमेंट किस में है? A क्रॉस A में है, इसीलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन है सेट A पर, नहीं तो आइडेंटिटी रिलेशन ना होता। पहली बात तो हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रिय छात्र देखिए, एक कम ज़्यादा अगर हो जाता है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रह जाता है, ये कुछ और हो जाएगा। ठीक, अभी आगे और बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे हमने कोई रिलेशन ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने एक रिलेशन लिया और उस रिलेशन में क्या कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं, जैसे 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए
तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 दिया है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो है रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिलेशन जो देख रहे हो ये भी रिफ्लेक्सिव है। अब आप कहोगे सर ये भी रिफ्लेक्सिव, ये भी रिफ्लेक्सिव। अभी कंडीशन इसीलिए कहा जाता है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन तो है ही है, साथ में ये रिफ्लेक्सिव का भी कंडीशन रखता है। ये मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव के भी प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसको प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं, कहेंगे, कह सकते नहीं, समझो, कहेंगे, आप कहिए, ठीक है। प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन को आप क्या कह सकते हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप कहोगे। लेकिन अगर कहा जाए कि प्रत्येक जो है रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी कह दें तो ये संभव नहीं है। प्रत्येक रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव कहा जा सकता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब हमारी बात समझो, अगर इसमें से एक भी ऑर्डर पेयर हटा दो तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। इसमें से एक भी जो है ऑर्डर पेयर हटा दो तो वो जो है आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के लिए ये तीनों तो आपका होना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर 4 लिखा होता, जैसे 1 2 3 4 लिखा होता, तो यहाँ पर एक और बन जाता ऑर्डर पेयर, क्या, 4, 4, और इसमें भी 4, 4 बन जाता। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो चलिए ये बातें समझ में आ गया। आइडेंटिटी तो आपके खूब अच्छे समझ में आ गया होगा कि स्वयं को स्वयं के साथ अगर मिला दिया जाए, 2 है तो 2 को 2 के साथ, 3 है तो 3 को 3 के साथ मिला दिया गया, तो ये आइडेंटिटी हो गया। और रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में कह रहा है कि अ रिलेशन और, एक रिलेशन आर ऑन सेट ए, रिलेशन आर सेट ए पर रिफ्लेक्सिव कहलाता है। इसीलिए हिंदी भी बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए, ठीक है। एक रिलेशन आर सेट ए पर रिफ्लेक्सिव अर्थात स्वतुल्य कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अपने अवयव से संबंधित हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि ए और ए आपस में मैच कर गया, और ये बिलोंग कर रहा है किससे, बताओ, रियल नंबर से, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ऐसा जो रिलेशन होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव। जैसे यहाँ पर देखिए स्वयं से रिलेटेड हुआ, ये भी देखिए स्वयं से रिलेटेड हो गया, ये भी स्वयं से रिलेटेड हो गया, ये भी स्वयं से रिलेटेड हो गया। बस केवल इनके 3 एलिमेंट हैं तो तीनों आपस में रिलेटेड हो जाए, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आप कहोगे सर जी एक चीज़ मुझे ज़रा ये बताओ कि जैसे मैं इसे लिख दूँ 1, 1 और 2, 2 लिख दूँ, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 था तो 3 भी यहाँ पर होने चाहिए थे, ठीक है। यहाँ पर 3, 3 भी होने चाहिए। अब आपके सामने एक और बात आती है कि सर मान लीजिए कि हमने रिलेशन लिख दिया R3 बराबर एक रिलेशन लिखा, ठीक है। यहाँ पर लिखा 1, 1 लिख दिया और कम था इसमें, अच्छा ठीक है कम है, और 2, 2 लिख दिया और 3, 3 लिख दिया। सर जितने हैं टोटल सबको तो मैंने लिख दिया साथ में, लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें लगा दिया, एक एक्स्ट्रा लिख दिया, तो क्या सर ये रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा, ये रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि हमारे रिफ्लेक्सिव में क्या है, कंडीशन है कि सेट का जितने भी एलिमेंट हैं वो स्वयं से रिलेटेड हो, बस इतनी बात है रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव देखिए रिलेशन कब होता है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा सेट ए पर, समझ लीजिए, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा सेट ए पर यदि सेट का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से क्या हो, रिलेट हो, स्वयं से रिलेट हो, माने सब स्वयं से संबंधित हो। जैसे यहाँ 1 2 3 है तो 1 भी 1 से संबंधित है, 2 भी 2 से संबंधित है, 3 भी संबंधित है, ठीक है, सब तो संबंधित है ना। इसके अलावा कुछ और भी आ जाए तो उससे हमको लेना देना नहीं होता है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव में ही रहेगा। और इसके अलावा 1 2 और बढ़ा सकते हो, 3 4 बढ़ा लो, जितना बढ़ा पाओ उतना बढ़ाओ, लेकिन बढ़ेगा कहाँ से? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंटों से ये बढ़ना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं तो आप सोचो कि सर ये इसके सभी आपस में मैच तो कर गए, लेकिन यहाँ पर आप सोचो कि लाओ सर A, B लिख दें, तो A, B इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है, तो इसीलिए ये रिलेशन भी नहीं होगा। अगर इस तरह लिख देते हो तो जैसे A, B, या आप यहाँ पर लिख देते हो 4, 5,
तो आप ये बताओ आपके का कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4,5 है। जैसे आप कह रहे हो कि सर ये जो हमारा आर है वो ए से रिलेशन में, ए के साथ रिलेशन में है, और कह रहे हो कि सर कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, या कोई भी रिलेशन हो, कोई बात नहीं है, केवल रिलेशन की बात कर लो बस अकेले कि R3 जो है वो ए के साथ रिलेशन बनाता है। तो बिल्कुल रिलेशन नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक एलिमेंट इसमें नहीं है। मान जैसे 4,5 यहाँ पर है, वो इसके जो है इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने किया तो इसमें नहीं है ये। अगर नहीं तो ये रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन के लिए हमने बताया कि ये जो यहाँ पर जितने ऑर्डर पेयर हैं वो एक रास एक के ऑर्डर पेयर में मैच करने, मतलब ऑर्डर पेयर से मैच करने चाहिए। जैसे जो चीज़ यहाँ पर वो चीज़ यहाँ होनी चाहिए, तभी आप इसको रिलेशन बोल सकते हो, अन्यथा इसको रिलेशन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर आप इसको नहीं लिख सकते हो, जो चीज़ बाहर है उसको लिखोगे तो रिलेशन नहीं होगा। लेकिन इसमें से कोई चीज़ जैसे 3,2 है, इसमें ये देखो लिख दिया, अब ये रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर हो गया नहीं हो क्या? इसीलिए मैं कह रहा था कि जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव है प्रत्येक रिफ्लेक्सिव वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता। कब देखिए जैसे यही देख लो, अब आइडेंटिटी के लिए 1 1 2 2 3 3 चाहिए, इसमें तो 3 2 भी आ गया, तो ये ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में केवल यही कहानी होती है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है यदि, ठीक है, किसी सेट के साथ, भाई देखिए कोई भी रिलेशन किसी सेट के साथ रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकता है कब? जब उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेट करें। जैसे कि यहाँ पर देखा हमने बताया 1 2 3 है, तो 1 1 से रिलेट किया, 2 2 से किया, 3 3 से किया, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए हमारे पास में रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया आपको, और आइडेंटिटी भी आपको समझ में आ गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो रिलेशन देख रहे हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये 3 जो देख रहे हो, इसमें 3, ये तीनों रिलेशन आपके बाइनरी ऑपरेशन के ही टाइप है ये। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन के टाइप है। ठीक, इसकी बात ना करिएगा आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 3 इसीलिए मैं बोल भी दिया हूँ। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आपने देखा ये आइडेंटिटी रिलेशन में आते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें और भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ इसीलिए बार बार मिटा करके बार बार आपको हम समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पहले बाइनरी ऑपरेशन, चलिए पहले इसको कर लेते हैं, बाद में बाइनरी के बारे में बात करेंगे। बाइनरी का कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है। तो इसके बाद देखिए रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है सिमेट्रिक, आता है रिलेशन। कौन सा? सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर रिलेशन आर ऑन सेट ए, ठीक है, देखिए फिर समझो, आर रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ठीक है, जो रिलेशन आर है वो ए पर क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। कब कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन? जब ए कामा बी क्या हो, वो किस में हो? रिलेशन में हो, और ये क्या हो जाए, इसको जो है जैसे फिर बी कामा सी, देखिए हमारी बात समझो, ए कामा बी किस में हो? बोलो, ए कामा बी, यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको। ए कामा बी जो है वो रिलेशन आर का एलिमेंट हो, और बी कामा ए भी जो है किस में हो? रिलेशन आर में अगर हो, तो ए कामा बी को हम फिर देखिए, तब जो आर है ये कैसा रिलेशन कहलाएगा? ये आर जो है वो मतलब आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेशन बी, ये चीज़ को, इस इतने को, और इसको क्या लिख सकते हैं? बी रिलेशन ए, जहाँ पर ए और बी दोनों किसके एलिमेंट होने चाहिए? ए के। जैसे यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, और इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए है और बी है। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? अब इसमें देखिए, अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस ए करते हैं, ठीक है, माने कार्टेशियन प्रोडक्ट यार जिसे बोलते हैं, तो ए कामा बी यहाँ भी हो गया। अब क्या होगा ये बताओ जरा, ए को पहले ए के साथ करोगे ए कामा ए हो जाएगा, ठीक है, एक बन गया ऑर्डर पेयर। इसको बी के साथ करेंगे तो क्या आएगा? ए कामा बी हो गया। इसी प्रकार से बी को ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा? बी कामा ए हो जाएगा, और बी को बी के साथ करेंगे तो क्या आएगा? बी कामा बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसके एलिमेंटों से कोई जो है कोई रिलेशन बनता है, ठीक है, तो वो ए पर रिलेशन होगा। कैसे? देखिए आप समझिएगा, जैसे इसने क्या कहा कि ए कामा बी वो हमारे रिलेशन में है। चलिए रिलेशन है हमारा, उसमें ए कामा बी है, और दूसरा कौन है? बी कामा ए है, बी कामा ए है, ठीक है, इसमें है। तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन होगा?
ये रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा किस पर, सेट ए पर। और यार सबसे आसान से तरीका हम आपको बता दें कैसे, जैसे ए बी है तो यहाँ पर बी ए हो जाना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक में जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे ए बी है तो ये पलट गया, बी ए हो गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब यहीं पर आप समझिएगा, जैसे इसी सवाल में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये R1 मान लेता हूँ, R2 एक रिलेशन ले लेता हूँ। जैसे कहीं लिखा हो ए लिखा है, ठीक है, यहाँ ए बी लिखा है, यहाँ पर बी ए लिखा है। तो अब ये बताओ, जैसे हमारे पास ए है, अगर इसको हम पलटते हैं तब भी तो ए आएगा, तो मतलब ये भी हमारा सिमेट्रिक में जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक में भी जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा ए बी तो इसको पलटेंगे तो बी ए हो जाएगा, तो ये भी सिमेट्रिक को होल्ड कर रहा है। अब हमारे पास में देखिए, जैसे कोई हमारे पास रिलेशन लिखा हो, अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ, अभी इस पर हम बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर ऐसे ही बात कर रहा हूँ। जैसे 1 2 है तो अगर 2 1 आ जाए, 1 3 है तो 3 1 आ जाए, अगर 2 3 है तो 3 2 आ जाए, माने तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आपका कैसा कहलाता है, ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। मतलब ये पलट जाना चाहिए, जैसे 1 2 है तो 2 1 आ गया, 1 3 है तो पलट देंगे तो 3 1 हो गया, और 2 3 है पलट देंगे तो 3 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, बाइनरी, मतलब क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे हमारे पास में रिलेशन है 1 2 है और यहाँ पर ठीक है 2 1 लिखा है, ठीक कोई बात नहीं है। यहाँ 1 3 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3 1, ठीक कोई बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 2 3 लिखा है और आगे लिखा ही नहीं है। तो देखिए 1 2 है पलट गया, 2 1 हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक वाला कंडीशन यहाँ लग गया। 1 3 है पलट गया, 3 1 आ गया, ये भी कर गया। अब यहाँ देखिए 2 3 है, अब 3 2 होना चाहिए, तो इसलिए इसमें 3 2 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आप कहोगे सर दो तो मैच कर रहे हैं, तो हमको गड़बड़ियाँ ढूंढ रही रहती हैं, अच्छाइयाँ नहीं ढूंढनी होती है, पूरे होने चाहिए। जितने एलिमेंट हैं, जितने ऑर्डर पेयर है, उसका सब का अपोजिट होना चाहिए, तभी जाकर के वो सिमेट्रिक होगा, अन्यथा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखिए आपको सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा कि उसका अपोजिट आपके पास में होना चाहिए। अब इसके लिए कहोगे सर सेट कौन होगा, तो सेट तो आपका 1 2 3 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं। अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, ए क्रॉस ए निकालोगे, तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं, ये सभी चीज़ जितने इसके एलिमेंट हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो फिर एक साथ रिलेशन बनाएगा ही वो। अब कैसा रिलेशन बनाएगा वो हमने बता ही दिया कि ये रिलेशन आपका बना रहा है कौन सा, एक तो सिमेट्रिक रिलेशन बना ही रहा है, ठीक है। अभी मैं अलग अलग बता रहा हूँ सभी को, ठीक है। अब जैसे कि कुछ जगह सिमेट्रिक भी बन जाता है, कुछ जगह रिफ्लेक्सिव, एक साथ दोनों बने हुए हैं। तो हम जिसको पढ़ा रहे हैं जो टॉपिक, हम केवल उसी का नाम अभी ले रहे हैं। अभी हम कुछ देर बाद सभी को एक साथ कंबाइंड भी करके हम बताएंगे आपको, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आते हैं ट्रांसिटिव पे। ट्रांसिटिव रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन है भैया, सबसे बेहतरीन रिलेशन आप समझो इसको। अगर ये रिलेशन आपके माइंड में एकदम अच्छे से आ गया, समझ लीजिए कि आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए ये सभी डिफिनीशन है, इन डिफिनीशन को आप जो है कॉपियों में लिख भी लीजिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए बाइनरी रिलेशन के बारे में भी समझ लो। लेट ए बी नॉन इम्पटी सेट, ए क्या हो, कोई नॉन इम्पटी सेट हो। जैसे ए बराबर मान लीजिए 1 2 है, ठीक है। देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, तो ए टू ए का मतलब ए क्रॉस ए, ठीक है। आप निकालो पहले 1 2 और यहाँ 1 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 1 2, देखिए 1 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 आ गया और 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर देखिए तो यहाँ पर समझिए एक नॉन इम्पटी सेट है, ए है जो कि लिख लिया। आर जो है वो ए से ए पर रिलेशन कहलाए, बाइनरी रिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक, तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। ए से ए में जो रिलेशन बनता है, बात समझिएगा, ए टू ए, फिर समझिए लेट ए बी नॉन इम्पटी सेट, आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए
ए से ए में क्या कहलाता है बताओ? जो रिलेशन बनाता है ए से ए में जो रिलेशन बनाता है उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे कोई रिलेशन है, ठीक है, वो एक से ए में जो रिलेशन बनाएगा वो सभी रिलेशन क्या होंगे? बाइनरी रिलेशन। इसीलिए तो हमने बताया ए से ए में जो रिलेशन बना रहा है कौन सा है? रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है, ठीक है, और इक्विवेलेंट आपका जा रहा है। तो ये सभी रिलेशन आपके जो हैं वो किस में जाएंगे? ये जाएंगे बाइनरी में ही जाते हैं। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं। पहले हम ट्रांजिटिव की बात कर लें तो फिर मज़ा आएगा आपको, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत बेहतरीन आपके लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। बाइनरी रिलेशन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो बाइनरी रिलेशन के बारे में देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। यहाँ पर लिखा है आ रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई रिलेशन आर सेट ए पर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है, कब कहलाता है? जब ए कामा बी किसी रिलेशन में हो, बी कामा सी एज अ एलिमेंट किसी रिलेशन में हो, तो उसी रिलेशन में कौन सा एलिमेंट पाना चाहिए? ए कामा सी भी उसी रिलेशन में हो। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है और उस रिलेशन में कौन है? ए कामा बी भी है, ठीक। उसी रिलेशन में हमारे पास बी कामा सी भी है और उसी रिलेशन में फिर हम क्या प्रूव कर ले जाए कि ए कामा सी भी है। तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो हमारा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए कैसे कैसे दिखा, ए बी, फिर बी से ख़त्म हुआ तो अगला बी से शुरू हो गया तो बी सी, तो दोनों मैच कर गए हैं। वो देखिए अगले ये हट गए, तो कौन कौन से आपस में मैच हो जाए? पहला और लास्ट। अगर ये वाला आपको मिल जाए तो ऐसा रिलेशन जो होता है वो आपका होता है ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। प्रिय छात्र, इसी चीज़ को देखिए हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे ए कामा बी किस में हो? रिलेशन मतलब आर में ये एज अ एलिमेंट हो। इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ है, ए रिलेशन बी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी रिलेशन सी इम्प्लाइज दैट ए रिलेशन सी। और जहाँ पर ए बी सी सेट ए में है ही है। अब यहाँ पर सपोज करिए जैसे हमारे पास में मान लीजिए कोई रिलेशन है, आर बराबर है, और इस रिलेशन में 1 2 है, ध्यान दो, और 2 3 है, ठीक। अब देखिए 1 से स्टार्ट हुआ 2 पे पहुँचे, और 2 से जैसे ख़त्म हुआ अगला 2 से शुरू हो गया, तो 2 से चले 3 पे। समझ में आगे नहीं है गया? अब ये 2 हट जाए और इसकी अब हमको क्या मिल जाए? 1 और 3 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बाइनरी रिलेशन क्या कहते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। अगला देखिए जैसे हमारे पास में मान लीजिए आर है और यहाँ पर लिखा है 2 कामा 3 लिखा है, 2 कामा 3, और ये 3 से ख़त्म हुआ तो 3 से अगला यहाँ शुरू हो गया। मतलब हमारा डोमेन 2 है, रेंज हमारा 3 है। अगले में देखिए डोमेन जो है हमारा 3 आ गया और रेंज हमारे पास मान लीजिए 4 है, ठीक है। अभी मैं पार्टिकुलर कोई सेट नहीं लिया हूँ, इससे समझा रहा हूँ। जैसे 2 से 3 गए, अब 3 से ख़त्म हुआ तो अगला 3 से शुरू हो गया, अब 3 से 4 चले गए। तो अब ये बीच वाला से हमको मतलब नहीं है, हमको केवल बगल वाले से मतलब, इससे और इससे है। अगर हमको क्या मिल जाए? 2 कामा 4 मिल जाए तो ये हमारा रिलेशन कैसा होगा? ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे हमारे पास में एक रिलेशन है आर बराबर मान लीजिए लिखा है 1 कामा 3 लिखा है और 3 कामा यहाँ पर 2 लिखा है, और अगला हमको नहीं मिलता है, कुछ आगे नहीं पेयर मिलता है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव कब होगा? ये ट्रांजिटिव तब होगा जैसे ये बीच देखिए 1 से 3 पहुंचा, अब 3 से अगला स्टार्ट हो गया तो 3 से 2 पे चले गए कि नहीं, तो ये दोनों मैच कर गया ना। और अगर हमको ये मिल जाए बगल वाला, स्टार्टिंग वाला 1 और लास्ट वाला 2, तो ये हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा? ये हमारा 1 कामा 3 अगर 1 कामा 2 हमको मिल जाए तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक। ये तो कब है? जैसे 3 ख़त्म हो 3 से ये स्टार्ट हो जाए, तब तो ये ट्रांजिटिव है। इसी प्रकार से एक रिलेशन में और लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा गया 1 कामा 2 लिखा गया और यहाँ लिखा गया 3 कामा मान लीजिए कि 2 लिखा गया। बात समझिएगा। तो अगर मैं इसको उठाता हूँ, पहले 1 से मैं गया 2 पे, अब 2 से स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये कनेक्शन नहीं बना पाया, क्यों? क्योंकि 2 से इसको चलना चाहिए था। अगर मैं इसको उठाता हूँ पहले, तो यहाँ पर हम जाएंगे कहाँ? 3 से 2 पे पहुँचे, अब 2 से अगला शुरू होना चाहिए, लेकिन अगला तो 1 से शुरू है। तो ऐसा जो रिलेशन होता है
ये मिसिंग में चला जाता है स्टूडेंट। किस में चला जाता है? मिसिंग में चला जाता है। और जो मिसिंग में चला जाता है स्टूडेंट, वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। वो कैसा रिलेशन होता है? वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए एक रिलेशन ये है, ए कामा बी है। अब ए कामा बी है, अब ए से मैं पहुंचा हूं बी पे, लेकिन बी से अगला नहीं स्टार्ट हुआ, अगला हमको पेयर मिला ही नहीं। भाई देखिए, इसमें 3 पे ख़त्म हुआ तो अगला 3 से मिल गया। जब ये कनेक्शन हो जाए, मिल जाए, तो फिर डिपेंड करता है तीसरे वाले पे। तीसरा अगर है, तीसरा का मतलब पहला लास्ट, इससे मिल करके तीसरा बनता है, पहला और लास्ट वाले मिल करके तीसरा बनता है। तो अगर दोनों मैच कर जाए तो फिर पहला और लास्ट वाले देखते हैं, अगर वो चीज़ है तो वो ट्रांजिटिव होगा, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन जब इसी में जैसे यहीं पे देख लो, जैसे इसमें, जैसे ये है हमारे पास में, अगर इन दोनों में से कोई एक मिस हो जाए तो इसके आने के कोई चांस ही नहीं है। तो अगर इसमें से दोनों में से कोई एक मिस हो जाए तो तुरंत आप समझ जाइए कि वो मिसिंग में चला जाएगा, और वो भी क्या होगा? वो भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, क्या होगा? वो ट्रांजिटिव रिलेशन वो भी होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए बी पे पहुँचे, अब बी से अगला कोई स्टार्ट होने वाला है ही नहीं है, तो बी से अगला कोई पेयर नहीं बन पा रहा है, तो वो ट्रांजिटिव में चला जाएगा। याद कर लीजिएगा प्रिय छात्र, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये दोनों ना हो। जैसे हमारे पास एक इम्पटी रिलेशन है, एक इम्पटी सेट है, ठीक है, ये भी एक रिलेशन है, इम्पटी रिलेशन, जिसे वाइड रिलेशन भी बोलते हैं। तो जो इम्पटी होता है वो भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन में चला जाता है, क्योंकि ये दोनों है ही नहीं, तो आगे होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास में एक रिलेशन है, मान लीजिए जैसे लिखा है 1 2 लिखा गया है। अब 2 से अगला नहीं शुरू हो रहा है, 3 से हो रहा है, और यहाँ पर 3 के बाद में यहाँ पर कुछ और आ जाए, जैसे 3 के बाद यहाँ 4 लिख दिया जाए, ऐसे कुछ लिख दे रहा हूँ। एक रिलेशन हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे ख़त्म हुआ, अब 2 से स्टार्ट ही नहीं हुआ ये। अगर मैं इसको लेता हूँ तो 3 से चला 4 पे, अब 4 से स्टार्ट होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो भी नहीं है भाई, यहाँ तो 1 है। तो मतलब ये जहाँ से ख़त्म हो रहा है, जैसे 4 पे ख़त्म हुआ तो 4 से ये नहीं स्टार्ट हुआ, और 2 से ये ख़त्म हुआ तो 2 से यहाँ नहीं स्टार्ट हुआ। तो ये भी रिलेशन आपका ट्रांजिटिव में जाएगा। कैसे, किस में जाएगा? ट्रांजिटिव में चला जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये अब आप कहोगे सर सेट का नाम क्या होगा? तो जैसे 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है ना, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो इसमें ये पाया जाएगा। जैसे इसका A क्रॉस A निकालोगे तो इसके सारे एलिमेंट उस A क्रॉस A में आपको मिल जाएंगे। तो ये रिलेशन सेट A के साथ होगा, लेकिन कैसा रिलेशन होगा? तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं होने वाली है, और बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। ठीक है, लोग इसी में परेशान होने लगते हैं कि ये कैसा रिलेशन हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पर अपना माइंड यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चलाने की आवश्यकता है। देखिए, मैंने बताया कि देखिए रिलेशन आर ऑन सेट ए। ठीक है, कोई भी रिलेशन सेट ए पर ट्रांजिटिव हो सकता है। ठीक है, कब हो सकता है? पहला कंडीशन कि जैसे कि ए बी आर में है, बी सी भी रिलेशन आर का एज अ एलिमेंट है, और अगर आपको बी बी ए हट जाए और ए सी आपको ये प्रूफ आप दिखा दो कि उस सेट में ए सी भी है, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? या अगर इधर के दो, जैसे 2 हैं, या 2 एक मिसिंग हो जाए, जैसे यहाँ पर एक मिसिंग हो गया तो एक लिखा है, अब दूसरा का नहीं लिखा तब भी ट्रांजिटिव है। या दोनों मिसिंग हो जाए तब भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों मिसिंग हो जाएगा तो ये आने की कोई संभावना ही नहीं यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर के हमारी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दीजिए, अपने दोस्तों में से अवश्य भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका जो है लाभ हो सके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड लगाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू।